हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हमारी चल रही है टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 6। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इट्स चैप्टर नंबर 6। दिस मीन्स कि हमने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने अब तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। और जिसने देख लिए उनको अच्छे से पता ही चल गया होगा कि हमारी कुछ वीडियो शॉर्ट रहती है, मतलब उनकी ड्यूरेशन कम होती है, और कुछ वीडियो की हो सकता है ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कंटेंट में कभी भी कमी नहीं आई थी और ना ही कभी आएगी। ठीक है ना, कंटेंट में कभी भी कमी नहीं रहेगी, कंटेंट आपको प्योर और पूरा मिलेगा। तो इसी बात पर ठोको सब्सक्राइब बटन को, जिसने भी अब तक क्लिक नहीं किया है। और अगर कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फिर एक बार अपने सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो को। अब आते हैं अपनी एमसीक्यू बुकलेट पर। ये एमसीक्यू बुकलेट आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई भी दिक्कत होती है तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर ही सकते हो। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को भी आसान बनाते हैं। चैप्टर नंबर 6, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। एमसीक्यू नंबर 1, अ कैंपेन एडवोकेटिंग द मैसेज ऑफ सेव वाटर इज। एक कैंपेन चलाया गया जो कि क्या कर रहा है, सेव वाटर का मैसेज दे रहा है। सेव वाटर यानी कि पानी बचाओ। द ऑप्शंस आर ए सर्विस मार्केटिंग, बी होलिस्टिक मार्केटिंग, सी सोशल मार्केटिंग या डी डायरेक्ट मार्केटिंग। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सी मार्केटिंग है। अगर आप मैसेज दे रहे हो सेव वाटर का, तो देखो कोई सर्विस वगैरह तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो सर्विस मार्केटिंग तो होगा नहीं। तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसका करेक्ट आंसर है सी, सोशल मार्केटिंग। इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ जो कि हमारे मॉड्यूल का है। इसी तरीके से एक दिल्ली में कैंपेन था। जो दिल्ली में कैंपेन चलाया था वो था आपका रिलेटेड स्मोकिंग से। वहाँ पर बताया गया था प्लेस, कि आप कौन सी प्लेस पर स्मोकिंग कर सकते हो और कौन सी प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। इसका जो एम था वो यही था, जिससे कि जो स्मोकिंग है उसको प्रोहिबिट किया जाए। ठीक है, तो स्मोकिंग को कम करने के लिए, स्मोकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था, जिसमें बताया गया था प्लेस के बारे में कि कौन सी प्लेस पर आप स्मोकिंग कर सकते हो और कौन सी प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी क्यों दिया, इसी एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में या तो सेव वाटर भी आ सकता है या फिर ये स्मोकिंग वाला भी आ सकता है, क्योंकि स्मोकिंग वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में डाला है। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट बनता है। The MCQ number 2, the niche strategy is the best way to enter a। जो niche strategy है वो कौन से मार्केट में बेस्ट रहती है एंटर करने के लिए। तो मार्केट के आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। The options are A न्यू मार्केट, B ग्रोइंग मार्केट, C मैच्योर्ड मार्केट या फिर D नन ऑफ द अबव। सेलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है सी, मैच्योर्ड मार्केट। आपको याद होगा ऐसा सेम हमारा चैप्टर नंबर 5 में भी एमसीक्यू था, है ना। चैप्टर नंबर 5 में भी सेम एमसीक्यू था ना। देखो नीश स्ट्रेटजी क्या होती है। नीश स्ट्रेटजी दूसरा नाम है फोकस्ड स्ट्रेटजी का। किसका? फोकस्ड स्ट्रेटजी का। नीश स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी क्या होता है? नीश स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी होता है जिसमें हम टारगेट करते हैं किसको? नैरो मार्केट को। हम नैरो मार्केट को टारगेट करते हैं और उस मार्केट को बेस्ट केटर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि किस मार्केट में एंटर करना बेस्ट रहता है, किस मार्केट में एंटर करना बेस्ट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर था मैच्योर्ड मार्केट। देखो ये मैच्योर्ड मार्केट है। अब इसमें से अपन कोई भी एक सेगमेंट को चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको बेस्ट कैटर करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, पहले से ही मार्केट मैच्योर्ड है, हमें बस क्या करना है, एक मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करना है और उसको बेस्ट कैटर करना है। उससे क्या होगा, हमारा भी काम अच्छा चलेगा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेम चैप्टर नंबर 5 का भी यही एमसीक्यू था और उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, सप्लाई चेन रेफर्स टू द लिंकेजेस बिटवीन। द ऑप्शंस आर ए सप्लायर्स, बी कस्टमर्स, सी मैन्युफैक्चरर्स या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने एससीएम का कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा। वो किस किस के बीच में लिंक बनाता है, बोलो किस किस के बीच में लिंक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो एससीएम का कंसेप्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो कहता है कि डिलीवरी राइट कस्टमर को हो, राइट पर्सन को, प्रोडक्ट भी आपका कैसा हो, राइट, तो राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट दिया जाए और कैसे, राइट टाइम पर। राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट दिया जाए राइट टाइम पर। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब इन सब के बीच में क्या होगा, एक बहुत अच्छा लिंक होगा, तभी ये फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तभी एक राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट की डिलीवरी हो पाएगी। नेक्स्ट पर बढ़े। एमसीक्यू नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इज। यानी कि रिलेशनशिप बनाना, क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना और उसको एनहेंस करना, ये कौन सी मार्केटिंग है। दी ऑप्शंस आर ए सोशल मार्केटिंग, बी ऑगमेंटेड मार्केटिंग, सी डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर डी रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, तो इसका करेक्ट आंसर है डी रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये सीधी सीधी आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग की डेफिनेशन दे रखी है। जो आपके मार्केटिंग के एमसीक्यूज बनते हैं ना, ये बहुत इजी बनते हैं। इसमें सीधी सीधी आपको डेफिनेशन दे रखी होती है और आपको बताना होता है कौन सी मार्केटिंग है। ठीक है, या फिर ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि सेव वाटर सोशल मार्केटिंग, या फिर पूरी आपको डेफिनेशन दे रखी होगी, आपको बतानी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल आते हैं मार्केटिंग के एमसीक्यू। अच्छे से बस आपको मार्केटिंग की सारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल तैयार कर लेने हैं बस। ठीक है ना, और बाकी मैं तो हूँ, आपको सारे दे ही दिए हैं मैंने, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छे से अच्छे 30 आप तो 30 स्कोर करोगे, तो बिल्कुल लोड ना लेना। आगे बढ़े। एमसीक्यू नंबर 5, फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन में चूज। एक नया प्रोडक्ट ला रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेगी। दी ऑप्शंस आर ए स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, बी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दिस। अच्छा, स्किमिंग का मतलब बता दूं, स्किमिंग का मतलब होता है प्राइस हाई रखना, जब हम सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्राइस को लो रखना, जिससे कि हम सब लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, ताकि सब पर अवेलेबल हो जाए प्रोडक्ट। तो बताओ करेक्ट आंसर बताओ इसका। इसका करेक्ट आंसर है सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट होता है तब हम स्किमिंग भी रख सकते हैं, पेनिट्रेशन भी रख सकते हैं, दोनों ही सक्सेसफुल मानी जाती है। दी एग्जाम्पल्स आर, एप्पल को देख लो, वो क्या करती है, स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखती है। साथ के साथ अगर आप शाओमी को देखो, जियो को देखो, सबसे बढ़िया जियो इतने सस्ते सस्ते प्लान ला रहा है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। याद रखना, स्किमिंग का मतलब प्राइस को हाई रखना और पेनिट्रेशन का मतलब प्राइस को लो रखना। आगे बढ़े। एमसीक्यू नंबर 6, द मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच इज यूज टू रिड्यूस और शिफ्ट द डिमांड। ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि क्या करती है, डिमांड को कम करती है और शिफ्ट कर देती है, उस मार्केटिंग को क्या बोलते हैं। ये भी सीधी सीधी डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया डेफिनेशन से डायरेक्ट बनता है मार्केटिंग का क्वेश्चन। दी ऑप्शंस आर ए एनलाइटेंड मार्केटिंग, बी सिंक्रो मार्केटिंग, सी प्लेस मार्केटिंग या फिर डी डी मार्केटिंग। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग करना होता है किसके लिए, डिमांड को कम करने के लिए और शिफ्ट करने के लिए। इसमें एक बात याद रखना, डी मार्केटिंग का कभी भी ये एम नहीं होता
देखो नाम से ऐसा आपको लग रहा होगा डी मार्केटिंग, मतलब डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दो, डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये बिल्कुल नहीं है। डी मार्केटिंग का कभी भी ये एम नहीं होता कि हम अपनी डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसी मार्केटिंग बताओ कौन फॉलो करेगा जो उनके प्रोडक्ट की डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाए, कभी भी नहीं। डी मार्केटिंग भी क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि डिमांड को बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन कैसे, रिड्यूस करके शिफ्ट करना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स इसके बहुत बढ़िया दे रखे हैं, अपना इंस्टीट्यूट में जो मॉड्यूल है उसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल है। दो एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ। पहला है बसेस का। बसेस में क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग सबसे ज़्यादा बसें यहाँ भरी रहती हैं। ठीक है, तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, डी मार्केटिंग, जिससे क्या हो, डिमांड कम हो जाए और शिफ्ट हो जाए। देखो मॉर्निंग और इवनिंग में ही बस क्यों फुल रहती है, सिंपल सी बात है, स्टूडेंट स्कूल भी इसी टाइम जाते हैं, कॉलेज भी इसी टाइम जाते हैं, जो भी जॉब वाले हैं वो भी उसी टाइम सुबह ही नौकरी होती है, और मेनली ये लोग आते भी शाम को ही है। तो मॉर्निंग और इवनिंग को ही बसेस जो रहती है वो फुल रहती है, तभी हम यूज़ करते हैं डी मार्केटिंग को। और याद रखना, डी मार्केटिंग का एम कभी भी ये नहीं रहता कि हम अपनी डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दें। इसका सिंपल सा यही है कि इसको रिड्यूस करें और शिफ्ट करें। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल भी बता दूँ, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल तो हमें करके ही जाने हैं। जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क सोचो कब होते होंगे, तो जूलॉजिकल पार्क सबसे ज़्यादा कब फुल रहते हैं, आपके सैटरडे और संडे को, क्योंकि मेनली सबकी जॉब वालों की जो भी होती है छुट्टी तभी होती है, बच्चों की छुट्टी तभी होती है, तो वो अपने बच्चों को उस टाइम घुमाने ले जाते हैं। सैटरडे संडे के अलावा और भी अगर कोई छुट्टी पड़ी, अदर हॉलीडे, तो तब फुल रहते हैं। तो आपका दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए मॉड्यूल के, कौन कौन से बसेस के जो मॉर्निंग और इवनिंग को फुल रहते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स जो कि सैटरडे संडे या फिर कोई भी छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन फुल रहते हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 7, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिल्कुल पढ़ लेंगे स्टेटमेंट, क्या बात कर दी आप लोगों ने, हम तो यहाँ यही तो कर रहे हैं, पढ़ने ही तो आए। तो चलो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। फंक्शनल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस के लिए, जैसा आपका HR हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये सारे के सारे स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन है, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल सी ये डेफिनेशन दे रखी है आपको फंक्शनल लेवल की, ये चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर थे ना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ठीक है, वहाँ पर तीनों डेफिनेशन दे रखी थी, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स टेक डिसीजंस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर किसके लिए डिसीजन लेते हैं, HR के लिए, परचेज के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, कस्टमर के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट ट्रूली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट फीचर है, तो दोनों ही सही है, तो इसके ऑप्शन है बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2 या फिर नन। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट फंक्शनल लेवल मैनेजर के फीचर्स हैं, सिंपल था। आगे बढ़े। MCQ नंबर 8, इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइनिंग इट्स। जब हम बिजनेस की वर्थ को इवेल्युएट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब वो कैसे डिटरमाइन होती है। दी ऑप्शंस आर A फिक्स्ड एसेट्स, B नेटवर्थ, C गुडविल या फिर D नन। सिलेक्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है B नेटवर्थ। और ये क्वेश्चन आपके डेस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा देना, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और याद रखना इसमें
जब हम नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं तो 3 मेथड है, और जो थर्ड मेथड है ना, उस थर्ड मेथड में भी 3 है। 3 मेथड है और जो थर्ड मेथड है उसमें भी 3 है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय मार्केटिंग मिक्स। ध्यान से देखना, नॉट लिखा है उसमें। द ऑप्शंस आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्रोसेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस, प्रोसेस, प्रमोशन। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस होते हैं वो कौन से होते हैं, बताना जरा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, तो प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता डायरेक्टली रिलेटेड किससे, मार्केटिंग मिक्स से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बाकी के 3 होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आगे MCQ में आए या फिर आपके कहीं और काम आ जाए। तो ये जो बाकी के 3 है वो एक्स्ट्रा ऐड हुए थे ड्यू टू सर्विसेज। कौन से ऐड हुए थे वो भी मैं बता देती हूँ। एक था आपका प्रोसेस, दूसरा पीपल और तीसरा था आपका फिजिकल एविडेंस। ठीक है, बता ही दे रही हूँ, बाकी आगे जाके काम ही आ सकता है। तो 3 नए ऐड हुए थे, किसकी वजह से, ड्यू टू सर्विसेज। कौन कौन से एक बार बोल दो जरा। प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 10, विच वेरिएबल वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान देना, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि प्रोडक्ट का पार्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट का पार्ट माना जाता है। द ऑप्शंस आर ए एडवर्टाइजिंग, बी पैकेजिंग, सी पब्लिसिटी या फिर डी पर्सनल सेलिंग। प्रोडक्ट का पार्ट माना जाता है, ध्यान से सुनना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग प्रोडक्ट का पार्ट ही तो माना जाएगा, है कि नहीं। अगर ये लेस का चिप्स है, ठीक है, आज मेरे पास है नहीं, लेकिन आप मान लो कि ये लेस का चिप्स है, ये शकला का बूम बूम वाली पेंसिल से मैं बना रही हूँ, अभी यहाँ पे लेस का चिप्स भी बन जाएगा। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कोई पेन है नहीं मेरे पास। तो ये लेस का चिप्स मैंने बना दिया। अब बताओ इसके ऊपर जो पैकेजिंग है, ये ब्लू कलर का देखा होगा, उसका जो पेपर होता है, पैकेजिंग होता है, वो प्रोडक्ट का पार्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही पूछ रहे थे, प्रोडक्ट का पार्ट कौन सा माना जाएगा, पैकेजिंग माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 11, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर in the formulation of organization's strategies and in the implementation of such strategies through human resource planning, employment, training, appraisal and reward system. Factors that influence on employee competence are। तो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बी ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस और कंपनसेशन। 4 दे रखे हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस और कंपनसेशन। दी ऑप्शंस आर, अब आपको बताने हैं कौन से फैक्टर सही है। ए 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर 3 4, कौन सा करेक्ट है बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, टर्न दी टर्न। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है ये मैं बता देती हूँ। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग, उनको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो बहुत अच्छे बने बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अपने कॉम्पिटिटर्स से। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है हम उनको इवेल्युएट करते रहते हैं। अभी इससे पहले ट्रेनिंग दी थी, लेकिन एक बार ट्रेनिंग देके ख़त्म थोड़ी हुआ, उसको साथ के साथ हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ, इफ़ देयर इज़ एन एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हमें मिलती है तो हम उसको क्या करते हैं, और ट्रेनिंग देते हैं, उसकी कोचिंग करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं ताकि वो बेस्ट बने
और लास्ट कंपनसेशन, यानी कि पे एंड बेनिफिट बेस्ड होता है। इसमें हम अच्छा बेनिफिट देते हैं किसके कंपैरिजन में, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, ताकि हमारे जो भी बेस्ट एम्प्लॉय है वो हमारे पास ही रहे, कहीं और ना जाए। होता है ना, हम कम पैसे दे देते हैं तो हमारे बेस्ट एम्प्लॉय हमारे से छूट जाते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर के यहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या करेंगे, कंपनसेशन यानी कि अच्छा पैसा देंगे जिससे कि वो लोग हमारे पास ही रहे। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को सस्टेन करने के लिए ये भी यूज़ करते हैं। तो रिक्रूटमेंट भी करना है, बेस्ट सिलेक्ट भी करना है, उनको ट्रेनिंग भी देनी है, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवेलुएट भी करना है और उनको अच्छे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने हैं, यानी कि चारों के चारों एकदम सही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 12, इन विच फॉर्म ऑफ प्रमोशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी अच्छी प्रमोशन है जिसमें हमें कोई पेमेंट देने की ही ज़रूरत नहीं है। आपको बतानी है ऐसी कौन सी प्रमोशन है जिसमें हमें पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दी ऑप्शंस आर ए पर्सनल सेलिंग, बी एडवर्टाइजमेंट, सी पब्लिसिटी या फिर डी सेल्स प्रमोशन। सेलेक्ट कर लिया, इसका करेक्ट आंसर है सी, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी देखो, पब्लिसिटी आपका एकदम एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है। कैसा होता है, एडवर्टाइजमेंट की तरह। ये बी ऑप्शन है, पब्लिसिटी भी एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है, यानी कि ये भी नॉन पर्सनल सेलिंग होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में, कि पब्लिसिटी में हमें कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से बोलो, पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है क्योंकि वो भी नॉन पर्सनल होता है, लेकिन पब्लिसिटी में फ़र्क क्या है कि पब्लिसिटी में हमें कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है होता कैसे है, इसके एग्जाम्पल भी तो बताओ। तो इसके एग्जाम्पल है आपका प्रेस रिलीज, और बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको याद रखने के लिए तो वो हो गया आपका कपिल शर्मा शो। वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पर लोग प्रमोशन करते हैं और वहाँ पर कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पब्लिसिटी। एक बार लास्ट टाइम वो बोल दोगे 2 पॉइंट जो मैंने बोले थे। पब्लिसिटी इज सिमिलर टू एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये भी क्या होता है, नॉन पर्सनल, और लेकिन फ़र्क क्या होता है, इसमें कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ही हम बोलते हैं पब्लिसिटी। द एग्जाम्पल्स आर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जो होती है, और आपकी कपिल शर्मा शो। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 13, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की एडवांटेज नहीं है। दी ऑप्शंस आर ए कॉस्ट सेविंग, बी इम्प्रूव डिलीवरी टाइम, सी इंक्रीज इन्वेंट्री या फिर डी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिलेक्ट करो, बहुत आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीज इन्वेंट्री। देखो, अगर हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो कॉस्ट तो कम हो जाएगी, तो ये भी एडवांटेज सही है। हमारा डिलीवरी टाइम भी इम्प्रूव हो जाएगा, ये भी सही है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो हमें मिल ही जाएगी, और साथ के साथ इन्वेंट्री हमें कम रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, इंक्रीज इन्वेंट्री, तो एक गलत ऑप्शन था, इसलिए इसे सिलेक्ट किया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट MCQ पर। MCQ नंबर 14, विच मार्केटिंग कैन बी यूज व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इर्रेगुलर। ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे जब प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी, इर्रेगुलर। अब प्रोडक्ट की डिमांड इर्रेगुलर का मतलब क्या है, जैसे कि ड्यू टू सीज़न, मतलब किसी सीज़न पर ज़्यादा डिमांड होती है और किसी सीज़न पर बिल्कुल नहीं। सम पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे सुबह, शाम, दिन, तो कोई ऐसा पार्ट दिन का जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल होती है और जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। और ऑन आवर बेसिस, ये भी हो सकता है कि 2 से 3 ज़्यादा भीड़ है लेकिन 3 से 4 बिल्कुल भी नहीं है। कॉजिंग ओवर वर्कड कैपेसिटी, तो आपको बतानी है ऐसी कौन सी हम मार्केटिंग यूज़ करें जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, कब यूज़ करनी है, जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इर्रेगुलर हो। दी ऑप्शंस आर ए
कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, बी डिफरेंशियल मार्केटिंग, सी एनलाइटेंड मार्केटिंग या फिर डी सिंक्रो मार्केटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सिंक्रो मार्केटिंग। ये स्ट्रेटजी, ये मार्केटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी हो, इर्रेगुलर। इसके बेस्ट एग्जांपल जो कि हमारे मॉड्यूल में मिले हैं वो क्या है? पहला सबसे बढ़िया मूवीज़ का। देखो मूवी की जो टिकट्स होती है अगर आपने देखी हो तो बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, उसकी प्राइस कम रखते हैं। कब? वीक डेज में। कब रखते हैं? वीक डेज में, क्योंकि मेनली छुट्टियां कब होती हैं? वीकेंड्स। सब लोग मूवीज़ कब देखने जाते हैं? वीकेंड्स पर। तो तब तो उनके पास बहुत सारी भीड़ होती है, हाउसफुल भी हो जाता है। लेकिन वीक डेज में उसी मूवी की लोग बाग नहीं आते, तब वो क्या करते हैं? वीक डेज में प्राइस कम रख देते हैं ताकि उस टाइम पर भी लोग आ जाए। दूसरा रेस्टोरेंट का। अगर रेस्टोरेंट का देखो तो मेनली लंच टाइम के लिए कब आते हैं कस्टमर? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। लेकिन फिर क्या होता है, लंच करके चले जाते हैं और 3 से 6 रेस्टोरेंट खाली पड़ा रहता है, तब कोई भी नहीं आता। यानी कि एक टाइम तो इतनी भीड़ होती है और एक टाइम पर बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है? इर्रेगुलर, क्योंकि कुछ टाइम पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कुछ टाइम पर बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। याद रखना एग्जाम्पल, एक आपने दिया मैंने रेस्टोरेंट का और दूसरा दिया मूवी टिकट्स का। मूवी टिकट्स की जो प्राइस होती है वो कम रहती है, कब? वीक डेज में, क्योंकि वीकेंड्स में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फुल रहता है। और ये आपका जैसे 3 से 6 लंच का टाइम ख़त्म होने के बाद भीड़ कम हो जाती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? सिंक्रो मार्केटिंग। MCQ नंबर 15। देखने में MCQ बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत बहुत आसान है। और ये MCQ केस स्टडी बेस्ड है, इसलिए आपका ये आएगा 2 मार्क का। तो इसे अच्छे से करना है। और दूसरी बात स्पेशल कि ये आपकी RTP में भी आ चुका है, तो इसको अच्छे से ही करना है। वैसे तो जो भी मैंने आपको 30 MCQ दे देना वो एकदम टॉप अप MCQ है, आपको करके ही जाने हैं। कम से कम 2-3 बार कर जाना। एग्ज़ाम से पहले ये बुकलेट ज़रूर अपने पास रख लेना, ठीक है? और ये बुकलेट कहाँ पर मिलेगी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत हो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQ नंबर 15 जो कि केस स्टडी वाला है, स्पेशल RTP वाला है, तो ज़रूर अच्छे से करना है। A famous restaurant enjoys full occupancy during the lunch। एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जो कि लंच के टाइम पर फुल ऑक्यूपेंसी इंजॉय करता है, मतलब पूरा भरा रहता है उसका। एंड डिनर टाइम फॉर लास्ट फ्यू मंथ। कब कब भरा रहता है उसका? एक लंच के टाइम पर और एक डिनर के टाइम पर, ठीक है? इन फैक्ट मैनी कस्टमर गो बैक एज दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न। मतलब इतना रेस्टोरेंट भरा रहता है कि कुछ लोग तो वापस भी चले जाते हैं क्योंकि उनका टर्न आ ही नहीं पाता। अब देखना बात कहानी आगे की सुनना। बिटवीन 15 आवर्स टू 18 आवर्स। 15 का मतलब यहाँ पे 3 बजे और 18 का मतलब 6 बजे, यानी कि 3 से 6 बजे। द ऑक्यूपेंसी रेट इज नियर टू निल। क्या बोल रहे हैं? लंच टाइम पर और डिनर टाइम पर तो इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की जगह नहीं आती। जो लोगों का टर्न नहीं आता वो वापस चला जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है कब? 3 से 6 बजे। 3 से 6 बजे बिल्कुल भी ऑक्यूपेंसी नहीं होती। वो किसके बराबर हो जाती है? नील के बराबर, यानी कि ना के बराबर। टू रेज द फुटफॉल्स ऑफ कस्टमर ड्यूरिंग दिस लीन टाइम। इस लीन टाइम में किसकी बात कर रहे हैं? 3 से 6 बजे की। ये जो लीन टाइम है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, फुटफॉल्स का मतलब आपको पता है? फुटफॉल्स का वैसे आपको मतलब पता होगा चाल, लेकिन यहाँ पर फुटफॉल्स का मतलब चाल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि रेस्टोरेंट में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ रहे हैं उसके लिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन रेस्टोरेंट में आ रहे हैं उसको हमें रेज करना है, बढ़ाना है। कब? ड्यूरिंग दिस लीन टाइम। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि कब आ रहे हैं? 3 से 6 टाइम में, 3 से 6 बजे में, उसको हमें बढ़ाना है। क्योंकि वो अभी कैसा है? वो बिल्कुल ना के बराबर है, हमें उसे बढ़ाना है।
द ओनर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन टोटल बिल इफ अ कस्टमर कम्स इन दीज आर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 से 6 बजे के टाइम, यानी कि ये जो 3 घंटे है, इस टाइम अगर कोई बंदा लंच के लिए आएगा तो उसको कितना परसेंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा टोटल बिल पर। ठीक है ना। विच टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डज द रेस्टोरेंट फॉलो टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स इन लीन पीरियड। तो जिस लीन पीरियड में ना के बराबर कस्टमर्स आते थे, उनको बढ़ाने के लिए ये जो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हम क्या बोलेंगे। द ऑप्शंस आर ए डिफरेंशियल मार्केटिंग, बी सिंक्रो मार्केटिंग, सी प्लेस मार्केटिंग या फिर डी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। सिलेक्ट करो। अब तो आखिरी है, आपके लिए बचा है। अच्छा, इसे समझ में आ रहा है उस रेस्टोरेंट की डिमांड कैसी है, इर्रेगुलर, क्योंकि लंच टाइम में और डिनर टाइम में तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन वही 3 से 6 बजे बहुत ना के बराबर हो जाती है। तो इर्रेगुलर डिमांड है उनके रेस्टोरेंट की। अब तो समझ ही गए होंगे, करेक्ट आंसर है बी सिंक्रो मार्केटिंग। और इसके लिए मैंने एमसीक्यू नंबर 14 में भी 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक रेस्टोरेंट का और एक आपका मूवी टिकट्स का, जो कि वीक डेज में, वीक एंड्स में नहीं, वीक डेज में प्राइस कम रखते हैं। वो भी इसलिए रखते हैं ताकि उनकी डिमांड वहाँ पर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि वो भी उनके लिए कैसा होता है, लीन टाइम। ठीक है। उम्मीद है आपको 15 यानी कि एमसीक्यू नंबर 15 केस स्टडी वाला भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आसान लगता है तो भैया फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो। ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अपने अपने सोशल मीडिया पे एक एक बार तो शेयर कर ही सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।